नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में मूल अधिकार। मूल अधिकार जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मूल और दूसरा अधिकार। अब अपने को सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि अधिकार किसे कहते हैं, अधिकार क्या है। तो अधिकार होते क्या है कि सामान्य कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने लोग, अपने समाज या अपने सरकार से जो दावे करता है, जो मांग करता है, वो दावे उस व्यक्ति के क्या कहलाते हैं, अधिकार। लेकिन इनमें एक चीज जानने लायक ये है कि इन दावों को ही अधिकार नहीं कहेंगे, इन दावों की शर्त होती है। वो शर्त क्या होती है? वो शर्त ये होती है कि दावे कैसे होने चाहिए, दावे होने चाहिए तार्किक होने चाहिए। दूसरी बात है, अगर दावे तार्किक होंगे, उचित होंगे, समाज की परिस्थितियों के अनुसार होंगे, तो पूरे समाज द्वारा उसको क्या मिलनी चाहिए, स्वीकृति। तो व्यक्ति के ऐसे दावे जो चाहे लोगों से किए जाए, चाहे समाज से किए जाए, चाहे अपनी सरकार से किए जाए, वो अधिकार तभी कहलाएंगे उस व्यक्ति के जब वो तार्किक हो और उसे पूरे समाज से क्या मिले, स्वीकृति मिले, तब वो क्या कहलाते हैं, अधिकार कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, अधिकारों को अपन मानेंगे कैसे? ऐसे कोई दावा कर ले कि क्रिकेट खेलेगा और पड़ोसी की खिड़की टूटेगी, तो ये उसका अधिकार हो सकता है क्या? नहीं। अधिकार तभी हो सकते हैं जब जो जितना अधिकार अपने को चाहिए, समान मात्रा में दूसरे वाले व्यक्तियों के पास भी उतने अधिकार संभव हो, सुनिश्चित हो, तभी वो उस व्यक्ति का अधिकार बन सकता है। यानी कि हमें कोई भी अधिकार इसी बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों का भी आदर करें। केवल दावे करने से ही सभी चीजें अधिकार नहीं बन जाती। दावे अधिकार तभी बनते हैं जब वो तार्किक हो, और तार्किक होने के साथ साथ समाज के द्वारा, राज्य के द्वारा उनको स्वीकृति प्रदान हो। ये बात हो गई अधिकारों की। अब बात आती है मूल अधिकार। भारतीय संविधान में मूल अधिकार। अब देखो, जो भारतीय संविधान बनाया गया, वो संविधान बना किन परिस्थितियों में बना? एक लंबे राष्ट्रीय आंदोलन के बाद भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया। तो संविधान निर्माता थे वो बहुत ही विधिवेत्ता और जानकार आदमी थे, दूरगामी आदमी थे, दूरदर्शी आदमी थे। उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों को समझा और एक सच्चा लोकतंत्र स्थापित कैसे हो सके, एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कैसे हो सके, उसके लिए लोगों में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है लोगों के पास। उनमें सबसे पहली परिस्थिति आती है कि लोगों के पास मूल अधिकार होंगे, तभी राज्य में लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। बिना अधिकारों के लोकतंत्र भी स्थापित नहीं हो सकता। इसी के कारण भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का एक बड़ा अध्याय जोड़ा गया। अब बात आती है कि अधिकार वो भी थे, पहले भी अपन बात कर रहे हैं अधिकारों की, इनको मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? तो मूल अधिकार इनको इसीलिए कहा जाता है, पहली बात तो ये है, ये नागरिकों को लिखित रूप में संविधान के द्वारा प्रदत्त होते हैं। यानी कि संविधान इन्हें लिखित रूप में लोगों को प्रदान करता है। दूसरी बात है, संविधान केवल इनको देता ही नहीं है, बल्कि इनकी सुरक्षा भी, यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो इन मूल अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान भी संविधान के अंतर्गत है। यानी कि संविधान इनकी सुरक्षा करने की गारंटी भी आपको प्रदान करता है। तीसरी बात यह है, ये मूल अधिकार मूल इसलिए है क्योंकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास इनके बिना नहीं हो सकता। जो सभी अधिकार हैं, शेष अधिकार है, उन अधिकारों की जड़ यही अधिकार हैं, ये मूल अधिकार ही हैं। यदि मूल अधिकार व्यक्ति से छीन लिए जाएंगे तो व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। इसलिए इन अधिकारों को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा जाता है। सामान्य तात्पर्य मूल अधिकारों का यही है कि ये एक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। यानी कि मूल अधिकारों से संविधान निर्माता एक किसकी स्थापना हो सकती है?
राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब है राजनीतिक क्षेत्र में सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाए। जैसे सभी नागरिकों को निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद समान रूप से वोट देने का अधिकार हो, शासन की आलोचना करने का अधिकार हो, चुनाव में खड़े होने का समान अधिकार हो, इसके अलावा लोकतंत्र में शासन में सहभागिता रखने का अधिकार हो, कोई भी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने या प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो मूल अधिकारों का मुख्य सिद्धांत है, जो मुख्य आदर्श है, वो इसी पर है कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके। इसके साथ साथ शासन में जो कानून बनाने वाला अंग कौन है, सा है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका ऐसे कानून न बना सके जिससे लोगों को जो आज़ादी मिली है वो आज़ादी उन लोगों से वापस छिन जाए। यानी कि कुल मिला के मूल अधिकार व्यवस्थापिका की तानाशाह बनने की शक्तियों पर अंकुश रखते हैं या लगाते हैं, अंकुश लगाते हैं। व्यवस्थापिका कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जिस कानून के द्वारा लोगों की आज़ादी छिने, लोगों के मूल अधिकारों का हनन हो। अब बात आती है भारतीय संविधान में मूल अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 22 हैं, तो 22 में से भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये प्रश्न भी आता है 12वीं क्लास में, कौन भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है, तो भाग 3। कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35। इन सभी अनुच्छेदों का आगामी जो वीडियो आएगा उसमें हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी जो सामान्य जानकारी है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, कि तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35। प्रश्न ये भी आता है, क्योंकि संविधान सभा द्वारा जब संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान निर्माताओं ने जो भी अच्छी बातें हैं अन्य देशों के संविधानों से ग्रहण करने में बिल्कुल भी शंका नहीं की। इसी का परिणाम है कि जो भारतीय संविधान के मूल अधिकार जो लिए गए हैं वो कहाँ से प्रभावित है, अमेरिका से। केवल प्रभावित है, ये नहीं है कि वहाँ से अमेरिका से अपन ने कॉपी पेस्ट किया है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों का वर्णन है वो किसी भी देश के संविधानों से या अन्य संविधानों से बहुत ही विस्तृत रूप में है। यानी कि अपन ने केवल कॉपी पेस्ट काम नहीं किया, वरन भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उन मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। भारतीय संविधान को इसी कारण इन मूल अधिकारों को भाग 3 में रहने के कारण भाग 3 को भारतीय संविधान का यानी कि भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक शब्द है जो 1215 में प्रचलन में आया था। 1215 में हुआ क्या था कि सर्वप्रथम ब्रिटिश राजा द्वारा मूल अधिकारों को लिखित प्रपत्र जारी किया गया था। यानी कि लिखित रूप में सर्वप्रथम मूल अधिकार ब्रिटेन में दिया गया था, उसको ब्रिटिश मैग्ना कार्टा कहा जाता था। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत के लोगों को जो मूल अधिकार मिल रहे हैं वो कौन से भाग से मिल रहे हैं, भाग 3 से। इसलिए भाग 3 को भारत का क्या कह दिया जाता है, मैग्ना कार्टा। ठीक है। इसके बाद अपन चर्चा करें कि भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं। तो भारतीय संविधान में जो मूल रूप से 7 मूल अधिकार दिए गए थे। जब भारतीय संविधान बना था, लागू हुआ था, उस समय भारतीय संविधान द्वारा लोगों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। पहला मूल अधिकार समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेके 22 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। छठवा संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32।
तो ये मूल अधिकार, तो 7 मूल अधिकार है, मूल रूप से मैं इस शब्द पर जोर दे रहा हूं, मूल संविधान में नागरिकों को प्रदान किए गए थे। लेकिन जो तत्कालीन परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों के अनुसार अपना संविधान ऐसा तो है नहीं भाई एक जड़ है या परिवर्तन नहीं हो पा रहे, परिवर्तन हो रहे हैं। उन परिवर्तनों के तहत ही एक 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया और मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया, जो कि वर्तमान में संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार के रूप में संरक्षित है या है। कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में सीधा सा अंतर एक यही है भाई, मूल अधिकारों का हनन होने पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कानूनी अधिकार के तहत आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आगे और क्यों हटाया गया, क्या कारण थे, इन सब की चर्चा करेंगे। तो ये था अपना आज के टॉपिक में मूल अधिकारों का सामान्य या अधिकारों का, मूल अधिकारों का सामान्य परिचय। आने वाले अध्याय में या वीडियोस में अपन पढ़ेंगे जो भारतीय संविधान के मूल अधिकार हैं, उनकी विशेषताएं, क्या क्या मूल अधिकार हैं, क्या क्या सीमाएं हैं और क्या क्या किस किस प्रकार से मूल अधिकारों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। धन्यवाद।